नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक वीडियो है। समसामयिकी क्रॉनिकल, करंट अफेयर्स को लेकर जो मसले हैं आजकल बहुत दिक्कत रहती है, उसमें ये किताब बहुत बेस्ट आजकल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चल रही है। समसामयिकी क्रॉनिकल, इसका अप्रैल एडिशन जो है उसका करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स है वो समसामयिक क्रॉनिकल से ही संबंधित है। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको कर दिया है। अभी एडिशन तो अप्रैल का है, बट जिसके अंदर कंटेंट रहेगा, किताब में जो कंटेंट है वो फरवरी का है। तो फरवरी और थोड़ा बहुत मार्च का जो महीने का करंट अफेयर्स आज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको देखिएगा, पूरा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। यूपी का है, शुरू में यूपी का रहेगा, बाद में नेशनल लेवल पर है। तो यूपी और नेशनल दोनों के रहे, कुछ यूपी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे। यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं और जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। यूपी इन्वेस्टर समिट्स का जो ग्राउंड ब्रेकिंग सम्मेलन हुआ है वो कहां हुआ है? ठीक है, जो उत्तर प्रदेश यूपी इन्वेस्टर समिट जो समिट हुई है उसका जो सम्मेलन हुआ है वो कहां हुआ है? वो हुआ है आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 फरवरी 2024 को लखनऊ के अंदर, लखनऊ में उत्तर प्रदेश का वैश्विक निवेशक सम्मेलन का चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो यहां पर आप देखिएगा जो इन्वेस्टर मीट लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है उसमें इसका फोर्थ राउंड है। ठीक है, और ये हो कहां रहा है? लखनऊ के अंदर हो रहा है इन्वेस्टर मीट। और उसको कौन इनॉग्रेट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी सवाल में कुछ दूसरे पेपरों के अंदर आपको वो टाइम पूछ लेता है, डेट पूछ लेता है, तो ये 19 फरवरी का हो गया यहाँ पे। तो तीन चार चीजें हैं आपकी। लखनऊ में हो रहा है, मोदी जी इसको वो इनॉग्रेट किया उन्होंने, और 19 फरवरी को इसका प्रोग्राम हुआ ही है। पहली चीज तो ये हो गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश करने के लिए मतलब बुलाना, कि भाई वो लोग इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश में आकर इन्वेस्ट कर सके। कौन? डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी। ठीक है, और यहां पर इन्होंने टारगेट रखा है। टारगेट क्या रखा है कि बल्कि टारगेट से ज्यादा कह लीजिए कि एक उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो यह अच्छा खासा आप देखिए कि पैसा जो है इन्वेस्ट हुआ है लगभग 10 लाख करोड़ से ऊपर। ये बहुत डेटा इंपॉर्टेंट है। 10 लाख करोड़ से ऊपर का डेटा जो इन्वेस्ट हुआ है और 14,000 से ज्यादा छोटी बड़ी योजनाएं हुई हैं। तीन चार चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेंस हो, मैं तो कहता हूं इनफैक्ट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला, प्रधानमंत्री मोदी जो है लखनऊ के अंदर आपका ये इनॉग्रेट करते हैं और ये फोर्थ राउंड है, 19 फरवरी को ये हुआ। टारगेट था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट कर सके यूपी के अंदर, और लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट हुआ है और 14,000 जो है छोटी बड़ी योजनाएं जो है इसमें इनका शुभारंभ हुआ है। तो ये आप ढंग से याद कर लीजिएगा इसको। फिर अगर आता है सफाई कर्मचारियों के लिए ई सेवा पोर्टल बनाया गया। सफाई कर्मचारियों के लिए ई सेवा पोर्टल जो है आप यहां देखते हैं इसमें है, और इसको योगी आदित्यनाथ ने 28 जनवरी को 2024 को, बार बार 24-14 क्यों निकल रहा है? ठीक है, मुख्यमंत्री योगी जी ने गोरखपुर में, कहां पर? गोरखपुर, देखिए अब इंपॉर्टेंट है, योगी जी ने गोरखपुर में सफाई कर्मचारियों के लिए ई सेवा पोर्टल में 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा, 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा और कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर अपशिष्ट प्रबंधन, इसका मतलब क्या होता है? वेस्ट मैनेजमेंट। डोर टू डोर का मतलब होता है घर घर जाकर जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दी है, यानी गाड़ियां जाएंगी और आप घर से कूड़ा उठा के लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए। तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन यहां पर ई सेवा जो पोर्टल है उसके संबंधित जो है ये है कि गोरखपुर के अंदर सफाई कर्मचारी जो लोग हैं उनको एक ई सेवा पोर्टल लॉन्च किया है और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और कल्याण कोष की शुभारंभ किया है। दूसरा उन्होंने काम किया था डोर टू डोर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी काम किया, जिसपे गाड़ी जो है घर घर जाकर
सब आपका वेस्ट मैनेजमेंट उठाएंगी। और दीन दयाल उपाध्याय, अब देखिए कई यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछते हैं आपको, तो यूनिवर्सिटीज के ऊपर सवाल जो आता है, यूपी से संबंधित यूनिवर्सिटीज हैं, तो दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो गोरखपुर के अंदर। दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो है वो गोरखपुर के अंदर है, वहां पर भी इन्होंने स्मार्टफोन बच्चों को दिए हैं। वाराणसी में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन कहा गया। देखिए वाराणसी के अंदर क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन हुआ है, कि मेले का आयोजन हुआ है, और इसमें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने 3 से 5 फरवरी 2024 तक शाहजहांपुर परिसर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया है। तो वाराणसी के अंदर क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, किसने किया, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने किया इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानव डीएनए बैंक बनाया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू के अंदर मानव डीएनए बैंक है। ये डीएनए मशीन है, यहाँ पे इस मशीन को इंस्टॉल किया गया कहां पर, बीएचयू के अंदर, और ये अपने आप उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक है। उत्तर भारत का पहला मानव, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक है। ठीक है, और इसमें बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। ये मशीन जो है वो लगाई गई है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक लगाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं, ये तो इस महीने की यूपी संबंधित इंपॉर्टेंट खबरें थी। अब राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं। राष्ट्र में आएगा अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन। अब अंतरिक्ष इंपॉर्टेंट है, जो स्पेस हमारा सेक्टर है वहां पर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, एफडीआई और एफआईआई। तो एफडीआई और एफआईआई में पहले फर्क समझ लेते हैं क्या चीज होती है, क्योंकि एग्जाम में आपको लगातार 2 सोचेंगे। एक होता है आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये है डायरेक्ट इन्वेस्टर और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें क्या होता है, ये जो है एफडीआई, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर कोई कंपनी जब आती है भारत में इन्वेस्ट करती है तो पैसा तो लाती ही लाती है, बट साथ में टेक्नोलॉजी लेकर आती है, वो कुछ स्किल लेकर आएगी, कुछ अपने नॉलेज लेकर आएगी, वो कंपनी सेटअप करेगी यहाँ फैक्ट्री लगाएगी। इसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफआईआई जो होता है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर वगैरह में होता है कि कोई बाहर के कोई फंड मैनेजर था, उसने किसी इंडिया की किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो अलग तरीके से काम करता है। तो अच्छा इसको माना जाता है, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है इसको। अब यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि 21 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया गया है। संशोधित एफडीआई नीति में अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र में अब 100% तक एफडीआई रहेगी, यानी कि अब कोई कंपनी अगर हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है तो 100% तक उसके शेयर है, यानी उसको फुल्ली ओन्ड होगा। मतलब कि अगर कोई कंपनी आती है, मान लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट आती है तो अंतरिक्ष क्षेत्र में, तो वो अपने फुल ओनरशिप होगी, 100% की ओनरशिप होगी। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई इंडियन पार्टनर चाहिए या सरकार को पार्टनर बनाना जरूरी है। वो कुछ मैटर में इंडिपेंडेंटली 100% वो अपना शेयर रख सकती है। 100% तक की एफडीआई जो है मंजूरी दी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मैटर में है, हर जगह नहीं है। जैसे कि अब इसके तहत जो है कुछ सीमाएं भी दी है, जैसे 74% तक का जो है वो अब ये उपग्रह निर्माण, प्रचलन, सैटेलाइट डेटा उत्पादन और ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट, इसमें 74% तक क्या है, यानी कि कोई कंपनी अगर आएगी और इस सेक्टर में आती है, उपग्रह निर्माण, प्रचलन, सैटेलाइट डेटा उत्पादन और ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट, इसमें कोई कंपनी 74% तक का ही अपना शेयर रख पाएगी। 26% जो है उसे कोई ना कोई इंडियन पार्टनर या सरकार को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस मैटर के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपका आता है स्वच्छलित मार्ग अंतर्गत 49%। अब 49% की बात करें तो उसमें प्रक्षेपण यान और से संबंधित है, यानी कि अगर कोई आपको यान को मतलब सैटेलाइट के रूप में भेजना है तो अगर उस सेक्टर में आती है तो 49% तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी कि 51% या तो सरकारी इन्वेस्टमेंट होगा या कोई इंडियन कंपनी होगी इसके अंदर। तो प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणाली, उपप्रणाली अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण हेतु 49%, और 49% के बाद 100% जो आता है वो उपग्रह, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों के लिए विनिर्माण। इसमें आप 100% तक का जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज है, 100%, 74% और 49%, 3 सेगमेंट है। तो अगर सवाल पूछे कि कितने तक कर सकते हैं तो 100% तक अलाउड है, बीच में
कुछ और भी सब कैटेगरीज हैं, पर 100% तक अलाउड है ये। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उसमें ये बिल लाया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि जो एग्जाम्स होते हैं और उसमें गलत तरीके से जो पेपर लीक हो जाते हैं उसको रोकने के प्रयास किया जाएगा। इसके अंदर अपराध करने पर 3 से 10 वर्षों तक की कैद है, 3 से 10 वर्षों तक की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो अब ये एक बड़ा क्राइम कर दिया गया है, 3 से 10 साल की जेल कर दी गई है, लगभग आपका 10 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना दिया गया है, जिससे कि जो पेपर लीक होते हैं उसको रोका जाए। और ये विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय गैर जमानती होंगे, यानी कि आप इसमें जमानत ले नहीं सकते, आपको सिर्फ जेल में जाना पड़ेगा और फिर वहां से कार्रवाई पूरी होगी आपकी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जो ये किए हुए हैं मार्क, इनको ध्यान रखिएगा। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। अब हुआ क्या, एक बिल को संशोधन किया गया, कौन से बिल को, 1974 वाले को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बिल को संशोधन किया गया, 1974 वाले बिल को। यह विधेयक जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, एग्जाम में पूछेगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसको इन्होंने अमेंड किया है, 1974 वाले को अमेंड किया है। में संशोधन का प्रावधान करता है, अधिनियम में जल प्रदूषण रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए सेंटर, केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। यानी वो चाहता, इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है 74 वाले एक्ट में, कि अब जो है सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर एक बोर्ड बनाया जाएगा, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। विधेयक के अनुसार प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना भी तय किया गया है। ठीक है ना, इनको आप समझ में आ रहा है, कहां यहां फंसाएगा आपको, ठीक है, या यहां फंसाएगा आपको, दो जगह फंसाएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। संविधान एसटी आदेश, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर शेड्यूल्ड ट्राइब्स संशोधन विधेयक 2024 क्या है, इसके अंदर संसद ने संविधान एसटी अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया। दो बिल हैं, ये है और ये है, एक खाली जो है एसटी के लिए और एक एससी एसटी दोनों के लिए है। लोकसभा में ने इसे 8 फरवरी को और राज्यसभा ने 6 फरवरी को 2024 को पारित किया गया। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो जनजाति है उसमें संशोधन करना, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। जो एसटी वाला जो है वो आंध्र प्रदेश को लेकर है। इसमें बोडो पोरजा, खांड पोरजा और कोंडा स्वारस, बोडो पोरजा, खांड पोरजा और कोंडा स्वारस समुदाय को एसटी में शामिल किया जा रहा है। कहां पे एसटी, आंध्र प्रदेश के अंदर। 3 जातियां कौन सी, बोडो पोरजा, खांड पोरजा और कोंडा स्वारस को जोड़ा जा रहा है, आंध्र प्रदेश के हैं ये, ठीक है। वहीं दूसरा जो बिल पास हुआ है संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन, ये दूसरा है, ये दूसरा है ऊपर वाला, ठीक है। इसमें क्या है, उसका उद्देश्य उड़ीसा के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची है उसमें संशोधन करना है। उड़ीसा के अंदर पहला वाला कौन सा, आंध्र प्रदेश के अंदर, ये कौन सा, उड़ीसा के अंदर। इसके अंदर उड़ीसा में आदिम जनजातियों में 4 समुदाय, पौड़ी भुइया, चुक्तिया भुजिया, बोंडा और माकड़िया और 46 अन्य जो विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए थे, वे इस सूची में शामिल किए जा रहे हैं। तो एक है आंध्र प्रदेश को लेकर, वहां पर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब चलेगा, और एक है आपका उड़ीसा के अंदर जहां पर एससी भी है और कुछ एसटी वाले भी है इसके अंदर, ठीक है। 2 अलग अलग है। पहले वाले में 3 जातियां कौन सी, बोडा पोरजा, खांड पोरजा और कोंड सवारस, और उड़ीसा वाले में कौन सी है आपकी, एक है आपकी 400 पौड़ी भुइया, चुतिया भुजिया, बोंडा और मांकड़िया, ठीक है, ये है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंडेक्स 10 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, तो इंडेक्स 10 जो है इंडिया और अमेरिका के बीच में ये है एक शिखर सम्मेलन है, यानी कि इसमें टॉप लेवल के लोग बैठेंगे। 20-21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हुआ। कहां हुआ, नई दिल्ली में। भारत अमेरिका डिफेंस एक्सीलेंस इकोसिस्टम सम्मेलन जो है इंडेक्स एक्स जो है, इसमें अमेरिका और इंडिया जो है डिफेंस एक्सीलेंस या एक्सेलरेशन, यानी कि डिफेंस के अंदर जो भी इनोवेशन करना है, नया चीज लेकर आना है, उस पर काम करेंगे। नई टेक्नोलॉजी लेकर आना है, उसको हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाएगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक यानी कि स्ट्रैटेजिक रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी जो है पार्टनरशिप है, और रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना है, यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रीज को देना है कि मिलकर काम करें। जैसे इंडिया रशिया मिलकर काम करते हैं, ब्रह्मोस इंडिया रशिया ने मिलकर काम बनाया है, वैसे इंडिया अमेरिका मिलकर काम करना चाहते हैं। इसके लिए इंडेक्स 10 रखा गया, इसकी मीटिंग हुई नई दिल्ली के अंदर।
यह सम्मेलन द्विपक्षीय रक्षा नवाचार, नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन और सहयोग बढ़ाने के लिए, यह मंच भविष्य की तकनीकी प्रगति और रणनीतिक साझेदारी के लिए मंच तैयार करने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेटवर्क का प्रयोग करेगा। जून 2023 में रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका डिफेंस एक्सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024, फ्यूचर स्किल्स सम्मेलन 2024 कहां पर हो रहा है? गुवाहाटी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स सम्मेलन जो है गुवाहाटी में इसका इनोवेशन किया गया, आयोजित किया गया। गुवाहाटी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में होता है और इसको कौन आयोजित कर रहा था? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसके ऑर्गेनाइज किया हुआ था। आसाम के अंदर हुआ है। ठीक है, गुवाहाटी आसाम के अंदर है। यहाँ फोटो देखेंगे हम, ऋषि कुमार बरुआ इसके अंदर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन। यूनानी चिकित्सा जो होता है जैसे कि आपका एक तरह की आयुर्वेद होता है, तो इस तरह का ये यूनानी यानी ग्रीस से ये आया हुआ था। यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन है और ये गुवाहाटी में सॉरी ये तो दूसरा आ गया, यहाँ पे है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली के अंदर यूनानी दिवस पे 2024 में, ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ किया गया। तो सिंपल सी बात है, यूनानी जो एक पद्धति है चिकित्सा की, पुरानी पद्धति है, उसके ऊपर ये एक सम्मेलन, नेशनल सम्मेलन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। इंडिया एनर्जी वीक 2024, 6 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2024, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। यह इंडिया एनर्जी वीक का द्वितीय संस्करण है और ये 6 से 9 फरवरी तक के बीच आयोजित किया गया, गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का फीफा के साथ समझौता। फीफा यानी फुटबॉल की संस्था, इंटरनेशनल संस्था जो कि फुटबॉल ऑर्गेनाइज कराती है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, अखिल भारतीय इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे BCCI होती है वैसे AIFF, ठीक है, और फीफा के सहयोग से देश भर के स्कूली छात्रों के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम शुरू किया है। फीफा, AIFF और शिक्षा मंत्रालय तीनों ने मिलकर काम किया है। इसका उद्देश्य फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शिक्षा प्रणाली में निर्बाध रूप से शामिल करना है। ठीक है, यानी बच्चे पढ़ते समय फुटबॉल खेल सके, इसके लिए भारत सरकार ने के जो शिक्षा मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान वो हैं, ठीक है, फीफा के अध्यक्ष हैं और ये आपके इंडिया के AIFF के अध्यक्ष हैं। इन तीनों ने मिलकर ये काम किया है। भारत का सामुदायिक रेडियो जो है 20 साल का हो गया है। जो कम्युनिटी रेडियो होता है, कम्युनिटी रेडियो यानी कि जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनाया था रेडियो, इसको 20 साल पूरे हो चुके हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 13-14 फरवरी को चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में एक क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिण राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 117 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में भाग लिया। भारत में सामुदायिक रेडियो की यात्रा वर्ष 2002 में शुरू हुई, जब भारत सरकार ने IIT, IIM सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने की नीति मंजूरी दी। यानी कि उस समय क्या था कि यूनिवर्सिटी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी IIT, IIM थी, वो रेडियो के अंदर कार्यक्रम करते थे जिसके आसपास के लोग उस सुन पाए और अपने आप को अवेयर और जागरूक कर पाए चीजों को। तो पहले IIT, IIM में था, बाद में दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुआ और इस काम को 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भारत के सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष हो चुके हैं, ये दोबारा फिर आ गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला। राष्ट्रीय आरोग्य मेला क्या है? नेशनल आरोग्य फेयर 2024, आयुष फॉर होलिस्टिक हेल्थ, इसका थीम है आयुष फॉर होलिस्टिक हेल्थ है। ठीक है, और ये 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में हुआ ये। और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले का उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य सेवा की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को दर्शाना था। भारत के स्वास्थ्य सेवा की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को, यानी कि स्वास्थ्य सेवा के अंदर, यानी कि दूसरों की सेवा करना, स्वास्थ्य के मामले में करना, वो तो बहुत पुराना इंडिया का ट्रेडिशन है। अगर आप बात करते हैं बोधि धर्म की बात करते हैं, वो चाइना जाते हैं, वहां पर वो स्वस्थ रहना सिखाते हैं लोगों किस तरह जीवन। तो वहां पर आप चाहे आयुर्वेद हो, चाहे
ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपनी चीजों को ठीक करना है, तो उसकी विरासत बहुत पुरानी है, संस्कृति दुनिया की बहुत पुरानी है। इसमें आयुर्वेद आता है, योग आता है, प्राकृतिक चिकित्सा आती है, यूनानी आता है, सिद्धि आती है, होम्योपैथी आती है, शामिल करते हुए भारत के समृद्ध उपचार परंपराओं का एक गतिशील करना है। इसमें एलोपैथिक नहीं आ रही है, जो भी इंडिया का पुराना सिस्टम है उसको ही प्रमोट करने की यहाँ पर बात हो रही है। और ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। नेशनल आरोग्य मेला 2024 की बात करते हैं। 97 करोड़ भारतीय मतदान करने का पात्र है। इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है कि जो 2024 का चुनाव हो रहा है उसमें लगभग 97 करोड़ भारतीय वोट डालेंगे। 97 करोड़ जो है भारतीय वोट डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसमें अगर कैटेगराइज करते 18 से 29 वर्ष यानी जो यूथ है उसमें 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूची में जोड़ा गया, यानी कि जो नए वोटर आए हैं, जो 5 साल में नए वोटर बने, लगभग 2 करोड़ नए वोटर बने जो 18 से 29 वर्ष की आयु के हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में लगभग 6% वृद्धि हुई है। 6% लोग इस बार बढ़े हैं। उसी समय 89.6 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, ठीक है, अब तो बढ़ गए। 2.60 करोड़ से अधिक नए मतदाताओं को मतदान सूची में पहली बार शामिल किया गया। लगभग 2.5 करोड़ लोगों को पहली बार जोड़ा गया है। और युवाओं की बात करते हैं तो लगभग 2 करोड़ युवा हैं जोड़े गए हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जिसमें 1.41 करोड़ महिलाएं हैं इसके अंदर, 1.41 करोड़ महिलाएं हैं। 1.85 करोड़ मतदाताओं की पहचान 80 वर्ष से अधिक। अगर 80% की बात करते हैं तो 80% से इस 80 वर्ष से ज्यादा के जो हैं उसमें 1.85 करोड़ है। और 100 वर्ष से ज्यादा के जो मतदाता हैं वो 2.38 करोड़। 100 वर्ष से ज्यादा 2.38 और 80 वाले 2.38 लाख है। ये 100 वर्ष से कौन है? 2.38 लाख है। और 80 वर्ष से ज्यादा कितने हैं? 1.85 करोड़। तो मतलब हिंदुस्तान के अंदर लगभग 80 करोड़ 1.85 करोड़ यानी कि लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा की है। और 100 वर्ष की बात करते हैं तो लगभग 2.25 करोड़ पौने 2.5 करोड़ 2.5 लाख लोग जो हैं जिनकी उम्र जो है 100 साल से ऊपर है, ठीक है। दोस्तों ये खत्म हो गया कोर्स आपका, ये वाला वीडियो खत्म हो गया है। कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन जो ये करंट अफेयर्स है ये और भी पार्ट्स में आएगा। ये खाली पहला पार्ट था, इसको कर लेंगे भी और भी कवर करेंगे। फिलहाल सुपर क्रैश कोर्स चल रहा है। जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी तैयारी ढंग से हो जाए तो क्रैश कोर्स दिया जा रहा है जो 6 महीने के अंदर आपको पूरा पीसीएस प्री की तैयारी कराएगा। यूपीएससी 2024 प्री पे है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे खास फोकस रहेंगे, जो ट्रेंड कर रहे हैं उन टॉपिक्स पे खास फोकस किया जाएगा। फीस 1499 रहेगी। 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट तीनों इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। और दूसरा अगर जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो 15 मंथ का एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको देंगे, प्री प्लस मेंस का ये रहेगा। वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ इसमें दिया जाएगा। इसकी फीस जो है वो 3500 रुपए है। और 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की आप जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।